और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भेज रहे थे शाखा चिट फंड में, बार बार कह रहे थे कि इनको हम जेल भिजवाएंगे। आज उनको केंद्रीय मंत्री बनाने जा रहे हैं ये। तो इसलिए भाजपा की बात इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा फर्क है। और जहां तक नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा पर चलें से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रभात अवस्थी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, और अजीत महाजन युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं कन्नौज से, और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, और अनिल गंगवार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रवि द्विवेदी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस कमेटी के। अजीत पांडे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री रहे हैं। ये पैनल है आज का। हम लोग जिला पंचायत के रण का कई दिन से विश्लेषण कर रहे हैं, कई बार करते हैं, अंदर तक करके, और क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी केवल सत्ता का उम्मीदवार तय है। दूसरी पक्ष से कल ऐलान किया गया था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद में कल देर शाम तक भाजपा के कार्यालय पर मीडिया का जमावड़ा रहा, विधायक गण मौजूद रहे, नेता मौजूद रहे, और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो संबंधित लोग हैं वो भाजपा कार्यालय आने वाले हैं। लेकिन कुछ मामला अधिक लीक हो जाने की वजह से वो कार्यक्रम फिलहाल नहीं हो पाया, और जो भेंट होनी थी, जो बात होनी थी, जिसकी जानकारी मिली थी मीडिया को, वो दूसरा नहीं। कल का घटनाक्रम जो था, कल का घटनाक्रम ये था कि मोनिका यादव जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, नरेंद्र सिंह यादव और की बेटी हैं, सचिन यादव की बहन है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस संबंध में उन्होंने चाहने के बाद में भी मीडिया से बात नहीं की। एक प्रेस नोट जारी हुआ बिना हस्ताक्षर के, और उसे जारी किया था समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जितेंद्र यादव ने। और उस लेटर के उस प्रेस नोट के जारी करने में, यानी मोनिका यादव के प्रवक्ता बनने के चक्कर में आज उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी में बर्खास्तगी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज है, ये देख रहे थे कि एक शब्द लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्यादों पर कार्रवाई शुरू हो रही है। प्यादों का क्या मतलब है, अभी विस्तार से देख रहे थे। तो प्यादों के मतलब सीधी बात है, पैदल चलने वाला सैनिक। कोई उसका बहुत पैसा उसका अर्थ नहीं है। तो जो सहयोगी हैं इस पूरे रण के, जो लोग गंगवार जी की पार्टी में वास्तव में विद्रोह कर रहे हैं, उनके जो प्यादे हैं, पैदल चलने वाले सैनिक हैं, उन पर कार्रवाई की शुरुआत की गई है। और आज जिलाध्यक्ष ने अपने जिला सचिव को बर्खास्त कर दिया। दोष केवल इतना था कि उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया मोनिका यादव का, और मोनिका यादव ने पार्टी से विद्रोह
के चुनाव लड़ने का। तो ये बर्खास्तगी का दौर शुरू हो गया है और लेकिन बर्खास्तगी का दौर कहाँ तक रहेगा, किस किस पर कार्रवाई होगी, और ये जो है वो प्यादों से ही क्यों शुरू किया गया। प्यादों का अर्थ हमने अभी बहुत विस्तार से देखा है। प्यादों का अर्थ केवल पैदल सैनिक से ही निकल रहा है। उसका अर्थ केवल पैदल सैनिक से निकल रहा है। उसका कोई बहुत इस तरह का कोई अपमानजनक कोई शब्द उसका नहीं है। केवल उसका अर्थ निकल रहा है कि पैदल सैनिक हैं, जो सहयोगी सैनिक हैं, उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है समाजवादी पार्टी। तो ये जो कार्रवाई शुरू की है समाजवादी पार्टी ने, उसकी वो कहाँ तक जाएगी, जो वास्तव में जो लोग विद्रोह करने का ऐलान कर चुके हैं, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ये सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो लोग इस पूरी लड़ाई के हीरो हैं, उन पर कार्रवाई पार्टी क्यों नहीं कर रही है। और जब विधिवत ऐलान कर दिया गया है, प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट जारी करने वाले पर तो कार्रवाई कर दी गई। प्रेस नोट जिसके नाम से जारी हुआ है, जिसका बयान है उस प्रेस नोट में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये थोड़ा सा राजनीति के क्षेत्र में अनुत्तरित प्रश्न है और अच्छा रहेगी जब तक बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं होगी। और इसके बाद में भी जानकारी ये हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक में इस तरीके का कोई मामला निकल करके नहीं आया है कि अब चूंकि असमंजस की स्थिति है, पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन पार्टी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाए है, उनके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। जैसा कि कल हमने बताया कि कल देर शाम तक पार्टी कार्यालय में गहमा गहमी रही और वो कार्यक्रम कुछ इसी कारण से अब हमें समझ में नहीं आता कि जब किसी को जाना ही पार्टी में तो उस कार्यक्रम को गोपनीय बनाए रखने की स्थिति क्यों बन रही है, क्या स्थिति बन रही है, ये बात समझ से परे है। लेकिन कल का कार्यक्रम काफी जो पुष्ट सूत्र है उनकी जानकारी पे था और बड़ी संख्या में मीडिया के लोग वहां पर कार्यालय पर मौजूद थे, लेकिन वो कार्यक्रम आगे के हम जो नियमित घटनाक्रम है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के और राजनीतिक अखाड़े की राजनीतिक गतिविधियों में सबसे बड़ी यही गतिविधियां इस समय मुख्य है। आज कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई को प्रदर्शन किया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिल्कुल इमरजेंसी की बात भाजपा के लोग करते हैं, समाज में बैठे हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं इनके पिताजी, तो आपातकाल की बात करते हैं भाजपा के लोग, कहते हैं कांग्रेस के लोगों ने बहुत उत्पीड़न किया, बड़ा तानाशाही थी उस समय, तानाशाही का शब्द भी वहीं से निकला है और लोगों को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज जो स्थितियां हमने देखी हैं अपने प्रोफेसर के काल में, पहली बार ऐसा दिखा कि आप महंगाई है तो ये बात आप सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते। इस बात को लेकर के आप हाथ में कोई प्ले कार्ड नहीं ले सकते, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तब भी जो सात पहरे थे उनको भी तोड़ करके प्रदर्शन किया और अपनी बात कहने का प्रयास किया। ये राजनीतिक घटनाक्रम रहा है आज का फर्रुखाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पहरे रहे हैं, जिस तरह से इस प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमने पहली बार देखा है कि छोटी छोटी कार्यक्रमों को इस तरह से लिया जाता है गंभीरता से कि कोई सड़क पर की ज्यादा कह सके कि पेट्रोल 100 के पार रहा है और यही स्थिति आज दिखी है। जो भी स्थितियां अब हैं वो बस से बदतर हों और लेकिन विपक्ष के जो हैं उन्हें इन सब स्थितियों से निपटने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। तो अनिल गंगवार जी शुरू करते हैं। अनिल मिश्रा जी तो लेफ्ट हो गए किसी कारण से लगना कि जो स्थितियां, हमने सवाल यही खड़ा किया है कि जो बर्खास्तगी की शुरुआत हुई है वो प्यादों से क्यों हुई, प्यादों से उसकी शुरुआत क्यों
ये है, जब जो मेन हीरो है कार्रवाई की शुरुआत तो आपको वहां से करनी चाहिए। अगर कोई प्रेस नोट जारी कर देता है तो उस पर कार्रवाई क्यों की गई कि और इतनी बड़ी कार्रवाई एकदम बर्खास्त कर दिया गया बिना कारण बताओ के बिना के। ये सब चीजें सुखद हैं या जो हम लोग यहाँ कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आपकी पार्टी में कार्रवाई होती नहीं है, इसकी झलक है कि कार्रवाई हम करेंगे। क्या इस कार्रवाई के क्या संकेत माने जाए? क्या ये लोगों में खौफ पैदा करने के लिए है या चेतावनी है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा? क्या माना जाए इस कार्रवाई? जी शेखर भाई, जो घटनाक्रम कल हुआ उस पर जो है तो हमारा जिला सचिव ने जो लेटर जारी किया है उसको लेकर जिला अध्यक्ष ने उसकी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि जिला संगठन के जिला सचिव थे, तुम्हें किसी के कहने पर प्रेस नोट जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेस नोट जारी करने का मतलब ये होता है कि आप पार्टी से विद्रोह कर रहे हो। इसलिए जिला स्तरीय कार्रवाई उन पर की गई है और जो लोग हैं जो पार्टी से विद्रोह करेंगे अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, पार्टी के पीछे हैं, करेंगे, कोई बात नहीं है, विद्रोह करके चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और इससे पूर्व भी एक बार कार्रवाई उन पर हो चुकी है और फिर पुनः वापसी कराई गई। दूसरी बात, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, जिसे आपने रखा अभी कि आज जगह जगह कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन को भी सत्ता में बैठे लोगों ने दबाने का प्रयास किया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप जब विपक्ष में होते हैं तो आप भी ये काम करते हैं, तो फिर आप एक कोई दल कर रहा है तो उस पर आप जो है दबाव क्यों बना रहे हो? और वास्तविकता ये है कि महंगाई की मार से जब इनके दल के अंदर लोग बैठे, मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान सुना, जब उनसे पूछा उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना विरोध पीएमओ कार्यालय में दर्ज करा चुका हूँ। तो जो महंगाई, जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार ये लोग बढ़ा रहे हैं, अगर उस पर रोक ना लगी तो मध्यम वर्गीय आदमी तो भूखमरी के कगार पर जाकर मरने की स्थिति में आ जाएगा। ये सरकारों ये अपने अगले शासन में आने की 22 की तैयारी में आपने देखा 27 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी आज लौटे हैं, तो ये क्यों लौटे हैं? इन्हें जिला पंचायत की चिंता है, इन्हें ब्लॉक प्रमुखी की चिंता है, इन्हें सन 22 की चिंता है। अरे चिंता तो इस देश में रहने वाले नौजवानों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को, शोषित और पीड़ितों की चिंता करिएगा आप पहले और महंगाई को रोकने का काम करिएगा। अगर आप ये काम नहीं किया, आप एक प्याज की महंगाई पर सरकार चली गई थी, यहाँ तो पेट्रोल में जो है इसमें आग लगी हुई है, तो सन 22 का चुनाव सन 22 में आप सिमट जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सुमन तिवारी जी, जो कार्रवाई की शुरुआत हुई है और छोटे पदाधिकारी से कार्रवाई शुरुआत की है, जो मेन लीडर हैं इस गैंग के, जो खुला विद्रोह कर रहे हैं, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये सब इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग को पहले भी एक बार भारतीय जनता पार्टी ने दर्शाया है पंचायत चुनाव के दौरान। मैं अभी अपनी बात को क्लियर कर देता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहां पर एक अजीब सी पॉलिसी अपनाई जा रही है और उन लोगों पर कार्रवाई करके जो है कहीं ना कहीं मैसेज देने का समाजवादी पार्टी काम कर रही है, जिसका जो निरर्थक है, जिसका कुछ नहीं होना। जबकि कार्रवाई कहीं ना कहीं उन लोगों पर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, उसके बावजूद अगर विरोध के स्वर उठ रहे हैं,
तो कार्रवाई उस विरोध के स्वर को उठाने वाले पर, उसके साथ साथ उनको संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई हो, तो उस कार्रवाई को लाजमी माना जाएगा कि हाँ, हम बता सकते हैं कि ये कार्रवाई हुई है। तो ये जो छोटे छोटे चालें चल रही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस बात को जोड़ के आपको बताने का प्रयास किया। ऐसा ही पंचायत चुनाव के समय में जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने परिजनों को चुनाव लड़वाया था अपने नाम पर, भाजपा के नाम पर, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, बड़ा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि 30 सीटों पर हमने 60 प्रत्याशी लड़ाए। लेकिन जब जनता में यह मैसेज गया तो उन्होंने उठाकर क्या किया कि उन पदाधिकारियों को तो बचा लिया, उनके परिजनों को निकाल के बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर वही डर्रा अपना रही है और इन लोग को लग रहा है, अब राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जनता बिल्कुल जो है मौन रहेगी, जनता जानती नहीं है, समझती नहीं है। तो ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देखकर समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। और इस मुद्दे की पहले की जो डिबेट हुई थी, मैंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी चेताया भी था कि देखिए, ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, मैं मानता हूं कि वो स्वर उठ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अब उन लोग का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। आप अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर ऊपर कार्रवाई मत करिए, क्योंकि वो करके आप स्वयं अपने आप को कमजोर कर लेंगे। राजनीति यही कहती है, चाणक्य नीति यही कहती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किसी का इंतजार हो रहा है, इसको तो साहब आप समाजवादी पार्टी के लोगों को कलम बंद कर लेना चाहिए कि ये जो स्थिति है, आप जो जाएंगे वो तो जाएंगे, आप अपने बहुत से अच्छे कार्यकर्ताओं को भी खो देंगे। इसको राय मशवरे के तरीके से रखिएगा, शायद आपके काम आए। दूसरी बात कि जो भी शेखर जी ने महंगाई की बात कही है, तो साहब कांग्रेस के समय जो महंगाई डायन हुआ करती थी, आज वो महंगाई भारतीय जनता पार्टी की मौसी हो गई है। मैं तो सीधा सीधा ये बात कहते चूकता रही हूं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आदरणीय स्मृति ईरानी जी का कि वो कब निकलेंगी, कब चूड़ियां भेजेंगी, क्योंकि साहब चूड़ियों का दौर भी बड़ा चला था, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजी जाती थी। लेकिन क्या वो नैतिकता अब खत्म हो गई है? क्या वो मानसिकता, वो नीति, वो विचार भारतीय जनता पार्टी बेच चुकी है? क्योंकि जनता वही है, पीड़ित वही है। आज क्रूड ऑयल इतना महंगा नहीं है जिससे ज्यादा उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। और धन्य की सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब तो एक नारा बुलंद करना चाहूंगा कि सबका इस्तेमाल और अपना विकास की जो नीति है, वो भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर जनता को मार रही है। और पंचायत चुनाव में आप स्थिति आप देख ही रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है कि समाजवादी पार्टी में जो विघटन पड़ा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि सबका इस्तेमाल और अपना विकास। कहीं ऐसा ना हो जो आज समाजवादी पार्टी में अपना एक नया रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर रुके। समाजवादी पार्टी को चेतना चाहिए और कुछ ना कुछ स्ट्रांग निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो जा रहा है आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को निकाल कर ये जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति का हास कर रहे हैं। विवेक जी, छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई करी थी और जो मेन थे उन पे कार्रवाई नहीं की। लगभग वही सीन समाजवादी पार्टी में है। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से ये विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं या जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो उठा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सिर्फ एक सुबोध यादव जी को संदेश देने के लिए है कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं आपके लिए। और मोनिका जी अगर चुनाव मोनिका यादव लड़ेंगी तो, और मोनिका यादव अगर जीतती हैं तो वो समाजवादी पार्टी में फिर शामिल होंगी। ये पटकथा बिल्कुल तय है। शेखर जी आप बिल्कुल जान लीजिए ये। और नरेंद्र यादव जी के परिवार पे कोई कार्रवाई ये नहीं करेंगे। ये आप बिल्कुल पक्का जानिए इस बात को। रही बात महंगाई की, आप जानिए कि अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र गलत नीति का खमियाजा लोगों की जेबें डूबने से हो रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बात साफ हो गई है कि 2022 का हम हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे। बिल्कुल
क्या कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जनता की तकलीफ से, जनता की महंगाई से कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे केवल इनको सत्ता, ये बिल्कुल बात साफ हो चुकी है। इसमें अब कोई तय गई है, हाईकमान ने तय कर लिया कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ये पेट्रोल महंगा, ये जानते हैं सब। ये आप ये जान लीजिए कि पूरा देश ने देख लिया है कि ये सत्ता में जब नहीं होते हैं तो ये क्या कहते हैं, और जब सत्ता इनको मिल जाती है तो ये क्या करते हैं। ये चाहे महंगाई कहने वाली बात हो, चाहे 8 आने बढ़ने पर भारत बंद करने की बात हो पेट्रोल के, आज ये सब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। जनता इनकी तकलीफ करनी को जान चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। रवीश जी बोल पाएंगे? रवीश जी बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलिए, बोल पाएंगे? चलिए अजीत जी बोलिए। अजीत जी ठीक है सर। आपके विषय के अनुसार अभी मैं 2015 की एक खबर देख रहा था समाजवादी पार्टी की। यहाँ यही होता चला आ रहा है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि इनकी कोई नीति और कोई साफ इरादे नहीं रहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जब पिछली बार हुआ था तो सगुना देवी को प्रत्याशी बनाया गया था। उसके बाद स्थिति क्या हुई कि उनके विरोध में एक नया प्रत्याशी लाया गया और उसको चुनाव में खड़ा किया गया। तब उस समय समाजवादी पार्टी कहाँ थी? तब उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं वही स्थिति उस समय थी। तब भी जिन लोगों ने उस दूसरे प्रत्याशी को लड़ाया था उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और आज भी वही स्थिति दिख रही है। तो ये इनका ढोंग रहता है, ये हमेशा यही करके और जनता को बरगला करके ध्यान बांटते रहते हैं। सन 2015 का जो हमने देखा है, अभी लगातार 16 समर्थकों को निलंबित किया गया था। नरेंद्र सिंह यादव के मंत्री थे, जबकि इनका मंत्री पद ले लिया गया। और जो वर्तमान में जो लोग हैं, आज जब उनकी खिलाफत हो रही तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तो हमारी समझ से ये सब इनका यही नौटंकी रहती है हमेशा की। प्रभात जी देखिए, समाजवादी पार्टी के सचिव का निष्कासन होना ये संगठन का अंदरूनी मामला है, और संगठन के किसी भी दल के संगठन के विषय में मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर दल की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपने अपने सोच हैं और अपना अपना नेतृत्व है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अपने अंदर एकता बनाने का प्रयास कर रही है, अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रही है, और दूसरे राजनीतिक दल उसी के अनुरूप अपना व्यवहार परिवर्तन करके अपनी प्रत्याशी की सफलता का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं। जहाँ तक निष्कासन की बात है तो ये सदैव से ऐसा होता रहा है कि कोई न कोई छोटा बलि का बकरा बनाया जाता है, कहा जाता है कि इसकी बलि चढ़ा दो और बात खत्म हो गई और ये अनुशासनहीनता पूरी की कार्रवाई इसकी संपन्न हो गई। लेकिन ये सब कार्रवाइयां, ये सब चीजें इसलिए बहुत प्रभावी नहीं होती हैं कि जो मुख्य रूप से जो होना चाहिए वो ना तो अब समाजवादी पार्टी की बात हम करेंगे, ना किसी भी दल में अब उस तरीके की बात नहीं है जिस पर हम ये अपेक्षा करें कि बहुत साफ सुथरा, बहुत सारी विचारधारा की बात है या बहुत सिद्धांत की बात है। ये सारी चीजें अब चर्चा करना कोई माने ज्यादा नहीं रखता है। अब समाजवादी पार्टी में जो चीजें हैं वही चीजें दूसरे दलों में है, वही तीसरे दलों में है। केवल मुख्य चीज ये है कि हम कैसे विजयी बने, इसकी रणनीति बना करके सारे काम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते भी हम ये समझते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि जिले पर हमारा प्रत्याशी विजयी हो और हम उसकी रणनीति में सफल होंगे। इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। अब आगे समाजवादी पार्टी क्या भूमिका निर्वाह करेगी, कौन सा प्रत्याशी रखेगी, किसको हटाएगी, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के अंदर की बहुत खींचतान है, बहुत घमासान है।
लेकिन हमें अपनी सफलता चाहिए तो उनकी खींचतान से लेकर के हमें कोई बहुत व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। ये उनके अपने घर का मामला है, वो अपने उस घर के मामले को अपना कैसे हैंडल करेंगे, कैसे देखेंगे, ये उनका विषय है। रही बात महंगाई की ये चूंकि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, कोरोना जैसी महामारी से लगभग ये 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। उस विपरीत परिस्थितियों में जितना भी अच्छे से अच्छा काम हमारी सरकारें कर सकती थी, वो कर रही हैं। और इस महामारी के दौर में, इस विपरीत परिस्थितियों के दौर में भी अगर कोई राजनीतिक स्वार्थवश या उसका लाभ लेने की कोशिश करेगा, तो उसे तो ये सारी चीजें कमियां नजर आएंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम देश और समाज को व्यवस्थित करने के लिए जी जान से हमारी पार्टी लगी है, हमारी सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसमें कोई हम नहीं कह सकते कि कमियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद जिस तरीके से ये इतने बड़े विशाल देश को हमारी सरकारें संभाल रही हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अन्य देशों की तुलना में करें तो हम समझते हैं कि विश्व में जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकारों में, चाहे वैक्सीन से लेकर के, जिस प्रकार की राशन व्यवस्था से लेकर के, जिस प्रकार के भी काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी है और बहुत सफलतापूर्वक उस चीज को हमने करने में सफल भी हुए। यद्यपि इन सब चीजों का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर भी पड़ा है और बाजार पे भी पड़ा है, लेकिन देर सवेरा जब हम ये सारी चीजें संभाल लेंगे तो ये महंगाई भी बहुत कोई क्षणिक चीज है और ये भी सही रास्ते पर आएगी और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि वो कोई स्थायी चीज नहीं है, ये अस्थायी फैक्टर है, ये खत्म हो जाएगी। हम आवश्यक पूरा काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, इस क्षमता को किसी सावधान का अभाव नहीं बहुत अच्छी बात की है, काम बताया है कि ये महंगाई अस्थायी है और बहुत शीघ्र खत्म हो जाएगी और तब तक जनता लुट जाएगी। जब तक आपकी ये अस्थायी महंगाई खत्म होगी तब तक जनता लुट चुकी होगी, उसकी जेब खाली हो गई होगी, कपड़े फटे हाल होंगे उसके। तो और हमें कल जो है आपकी जो वो मंत्री है, वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, वो इस पर बैठक करने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें कल जो है, आपको पता होगा कि कल जो है उसमें कुछ जीएसटी में कुछ पेट्रोल में कमी करेंगी, जिससे कि क्योंकि उन्हें ये खतरा, कल जो बैठकें हुई हैं अमित शाह से योगी जी की और इन सब चीजों पर चर्चा महंगाई पर भी हुई होगी, उन्होंने निश्चित कहा होगा कि महंगाई का मुद्दा इतना खतरनाक है कि 22 में हमें ले डूबेगा। तो शायद आज ही ये प्रोग्राम बन गया कि कल जो है सीतारमण जी जो है इस पर बैठक करने जा रही हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें बहुत सारी विषमताएं नहीं आई हैं। अगर आपकी सरकार होती या आपके दलों की सरकारें होती तो अच्छे खासे प्रशासनिक तंत्र में जिस प्रकार की कमियां थी, जिस प्रकार की व्यवस्थाओं में सरकारें चलती थी, उनसे ही निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई है। आदरणीय मैं भी जवाब देना चाह रहा हूँ। गैस सिलेंडर सर पे रख लेते हैं और माला सब्जी पहन लेते, प्याज पहन लेते गले में। अब अगर कहा तो आज घर घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, अभी तो देखिए आप। अरे आज घर घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, वो लाइन 1 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं लगती है अब सरकार के 1 किलोमीटर की लंबी लाइन नहीं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए साहब, अरे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, दूसरे को भी सुनिए। इस महंगाई महामारी के दौर में, इस महामारी के दौर में टैक्स के रूप में 2,25,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में आप पेट्रोल और डीजल से कमा चुके हैं साहब। कौन से गर्त में लेके जाएंगे देश को? ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। और भारतीय जनता पार्टी की एक बात और साफ बोल देता हूं, अंग्रेजों के समय में एक नीति सुनने को मिलती थी, फूट डालो राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही अन्य प्रदेशों में करके सरकार बनाई है और फरकाबाद की जिला पंचायत में भी फूट डालो और राज करो वाली नीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। जनता को लूट के अब मैं एक चीज पूछता हूं, आप सिलेंडर की बात करते सुनिए, अरे सुनिए अजीत जी, जवाब दीजिए। आप सिलेंडर की बात करते हैं
क्या मुझे ये बताइए, उज्ज्वला योजना के समय पे सिलेंडर बांटा गया था, जब आदरणीय मोदी जी को अपनी माँ की याद आई थी, माँ के आंसुओं की याद आई थी, क्या वो 5 साल में एक ही बार आती है? क्या वो एक भी सिलेंडर भाजपा ने रिफिल कराया है? शर्मिंदगी आपके अंदर, आप जवाब दे सकते हैं कि 5 साल तक एक ही सिलेंडर चलेगा क्या? ये मोदी जी को अपनी माँ का स्मरण सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। धिक्कार है ऐसी नीति पर साहब। जिस सिलेंडर को हर महीने बदलवा के देखना चाहिए आपको, वो सिलेंडर 5 साल में एक बार बदला जाता है। ये है आपकी उज्ज्वला योजना की, ये है आपकी उज्ज्वला योजना की कालिक साहब, कालिक। मैं तो फिर चाहता हूँ कि मोदी जी मंच पर आए और बोले कि 5 साल बाद मुझे मेरी माँ की याद आई है, मुझे मेरी माँ के आंसू याद आए हैं 5 साल बाद। मैं फिर हिंदुस्तान की महिलाओं को अपना एक सिलेंडर देने की घोषणा करता हूँ। अरे साहब, खुद की तो बौद्धिक क्षमता बनाइए साहब। क्या बोल रहे हैं आपके नेता और क्या आप जवाब दे रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की बात करना साहब। 2 लाख करोड़ से ऊपर आप टैक्स में वसूल चुके हैं पेट्रोल और डीजल से। बताइए ये सही है कि गलत है? इस महामारी के दौर में कोई जवाब मत दीजिए, ये बताइए क्या ये 2 लाख करोड़ रुपया जो इस महामारी के दौर में कमाया है, ये सही है, जायज है या नाजायज है? संगठन की क्या अनिल स्थिति जी है? एक बात, अनिल जी अरे रुकिए अजीत रुकिए। अनिल जी एक बात निकल कर आई है कि ये जो आपकी पार्टी में चल रहा है मामला, ये इतिहास को दोहराया जा रहा है पिछले चुनाव की तरह से। विवेक जी ने भी कहा है, भाजपा के लोगों ने भी कहा, अजीत ने भी कहा है कि इसमें कार्रवाई किसी पर नहीं होनी, जो जीत जाएगा वो हमारा, और इसीलिए पार्टी विद्रोही के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शेखर भाई देखिए, जब तक ये लोग अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है, इस बार ये कार्रवाई होगी। अगर जैसे बीजेपी के लोग बैठे इंतजार कर रहे स्वागत के लिए, जब वो दल में चले जाएंगे तो कार्रवाई स्वतः हो जाएगी ना। और बगैर दल में जाए हुए जिला पंचायत जीतना मुश्किल है, तो इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से आज योगी समाजवादी पार्टी में विद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं होती है, दूसरे दलों में जाने पर कार्रवाई होती है। एक नया पॉइंट निकल के आया है। तो जब आपकी सदस्यता ले लेंगे तो उनकी सदस्यता स्वयं अच्छा, हो जाएगी। हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था आपके यहाँ। अब कार्रवाई, तब भी कार्रवाई नहीं हुई थी। जिला अध्यक्ष को बलि का बकरा बनाया था आप लोगों ने। वो काम बाद में रजाबंदी से हुआ था। रजाबंदी से हुआ था, प्रस्ताव आया था, वो आप पब्लिक जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सारे काम रजाबंदी से होते हैं। अब ये लिखा स्टेटमेंट। भाई भाजपा को एक जवाब और देना चाहिए। सहमत हो गए किसी बात पर और उन्होंने अपना बयान भी दिया था और उन्होंने बट भी दिया। अरे सपा वालों को तो पूछना चाहिए साहब, सपा वालों को तो पूछना चाहिए, क्या भाजपा वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेंगे? क्या आप बोलने के लायक ही नहीं है। देखिए क्या स्थिति है उनकी। छोड़ दीजिए, हमारे आगे जो अरे आपकी तो आधी सरकारें कांग्रेस के दम पे बनी है भैया। आपके पास है ही क्या? प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री को लोटा लेके चले जाएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे। उन लोगों का तब वो छोड़ कर भाग रहे हैं। आप लोग तो फकीर टाइप के लोग हैं, फकीर टाइप के लोग हैं। आपके पास कुछ है तो है नहीं। पूरे देश में जहां सरकारें बनाई हैं, याद रखिएगा, जितने भी आपने सरकारें बनाई हैं उन सबका डीएनए कांग्रेसी है। ये तो सोच में डूब मरने वाली बात है भाजपा के लिए। कांग्रेसी जाते हैं, जब कांग्रेसी जाते हैं तब सरकार भाजपा बना पाती है। आपका है क्या? आपका है क्या? कुछ नहीं है साहब। बेकार की मत दीजिए। और ये बताइए कि जिस समाजवादियों को आप गुंडा कहते थे, अब वो समाजवादी अगर आपके दल में आएंगे तो आप उन्हें जिला पंचायत में लेंगे या नहीं लेंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज इस डिबेट में आप लोग समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाते थे, अगर आज ईमानदारी से जवाब देने की ताकत रखते हो तो दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी से आपका ही निष्कासन हो जाए। बहुत बड़ा प्रश्न है साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपने हमेशा, समाजवादियों ने जिन लोगों का शोषण किया है, जो व्यक्ति वास्तव में ठीक है, जिस व्यक्ति ने काम किया है, समाज सेवा की है,
कहने में किसी को बुराई नहीं है। क्या बात, चुनाव के समय तो आपके बोल कुछ और थे। आपके जो भ्रष्ट मंत्री थे उनको मैंने जेल पहुंचा दिया, ये भी तो देखिए। जो अरे किसी को जेल नहीं पहुंचाया है, हर जगह से टोकन वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं है, पूरा देश देख रहा है। आज तो अगर आवाज उठाने पर भी पुलिस को आगे कर दिया जाता है साहब। हमने 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 लोकतंत्र को जिंदा रखा तो स्मृति ईरानी की चूड़ियां बेच पाई। हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा तो स्मृति ईरानी की चूड़ियां बेच पाई। आप तो डरते हैं साहब, आप तो डरते हैं साहब, आप तो आवाजों से डरते हैं। ये अरे विवेक जी को नेहरू जी के समय में ही आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। अजीत रुकिए, आप विवेक जी को सुन रहे। हाँ देखिए, भाजपा के लिए वो गुंडा या कोई वो जब तक है, जब तक वो भाजपा में नहीं आया है। देखिए, मुकुल राय जिनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए की चिटफंड, शारदा चिटफंड कंपनी के आरोपी हैं, जिनको भाजपा जेल भिजवा रही थी, अब भाजपा उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाने जा रही है। तो भाजपा में जो आ जाता है वो अच्छा है, जो भाजपा में नहीं है वो नैतिकता की बातें इनकी सिर्फ कहने की हैं। ये नैतिकता की बातें, बाकी मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जिनको ये जेल भेज रहे थे, शारदा चिटफंड में बार बार कह रहे थे कि इनको हम जेल भिजवाएंगे, आज उनको केंद्रीय मंत्री बनाने जा रहे हैं ये। तो इसलिए भाजपा की बात इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा फर्क है। और जहाँ तक इनके पेट्रोल डीजल की बात ये नहीं कर रहे हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में आज पूरे देश को आप बताइए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घट रही थी तो आपने जनता को क्यों लूटा, आपने जनता की जेब को क्यों लूटा, बताइए इसका क्या लॉजिक था? क्या इसका यही लॉजिक था जो अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर हम वैक्सीन पर टैक्स लगा देंगे जीएसटी तो वो सस्ती, अगर नहीं लगाएंगे तो वो महंगी हो जाएगी। देखिए अर्थशास्त्र आप कहिए। तो इस तरह की बातें करके जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। आप देश को बताइए कि पेट्रोल डीजल इस कोरोना काल में पूरी देश की जनता परेशान हुई, आपने पेट्रोल डीजल पे बराबर दाम बढ़ा रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सी जनता के साथ आप वो दिखा रहे हैं? आप तो कोरोना काल में पेट्रोल डीजल के दाम और कम करते एक हाँ बोलिए, बात ये आगे मिलाते और पेट्रोल डीजल के दाम पे राहत देते, कुछ नहीं किया। आपकी तैयारी है हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने की, ये आपकी जनता कोई नहीं बढ़ रहा है। महंगाई पेट्रोल पर बढ़ रही है क्योंकि आयात करना पड़ता है और विदेशों में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसके अनुसार आपने क्या फायदा दिया? बढ़ावा जब दाम घटे तो फायदा जनता को, और क्योंकि देश को सरकार को चलाना पड़ता है, सरकार लाभ जनता को लूटा, जनता को आप टैक्स के माध्यम से काम करती है। अब क्योंकि दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं, इस भयंकर कोरोना महामारी से ग्रसित है, से जो इस प्रकार का आय सरकार को होनी चाहिए, जनता को राहत दीजिए। आप सारी पेट्रोल जीएसटी में पदार्थों का महंगा होना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। पदार्थ का जो उपयोग है वो डीजल से महंगाई बढ़ती है। अनिल जी नहीं ला रहे हैं, अनिल महापान रवीश जी को बोल पाएंगे? रवीश जी का तो ऑडियो बंद है। रवीश जी पाएंगे जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं, पहले ये बताएं। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? इस कोरोना काल में क्यों नहीं कम कर रहे हैं? 1 मिनट में खत्म हो रहा टाइम। हाँ अनिल जी शेखर भाई, देखिए दो बातें हैं। पहले तो बीजेपी को महंगाई पर स्वयं अपना स्टैंड लेना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए, ये पहली मेरी मांग है। दूसरी, जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है वो जैसे ही चुनाव घोषित होगा प्रत्याशी आमने सामने आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन संगठन में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए अच्छा आश्वासन दिया है। विद्रोह मतलब विद्रोही रहेंगे नहीं पार्टी में,
ये आश्वासन मिला है अनिल गंगवार जी की तरफ से। शायद आज जी की 5 वर्ष पहले भी यही आश्वासन सुनने को मिलते थे। एट लास्ट क्या हुआ सब दिख रहा है, बाकायदा आप चलिए देख सकते हैं। ठीक, चलिए जी देखते हैं विश्वास। जी आज की बहस को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अजीत का, प्रभात जी का, अनिल गंगवार जी का, रवीश जी का, शुभम जी का, अनिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।